हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बात की थी अबाउट प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हमने देखा था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको बताती है कि कैसे आप एक सोर्स से आने वाले रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को उसकी एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की कुछ स्पेशल एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए। तो उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब हमने देखा कि जब कुछ किसी एक सर्टेन टाइप की मेटल्स के ऊपर है ना एक सर्टेन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी आके गिरती है तो उनकी सरफेस से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो मेटल्स होते हैं उनको हम फोटो सेंसिटिव मेटल्स के नाम से जानते हैं। फर्दर हमने बात की थी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एक सर्टेन मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं, या फिर आप उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हो। हम लोगों ने इंसिडेंट लाइट के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये दो टर्म भी डिफाइन किए थे। आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। तो आप देखें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देखो क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, बहुत ही आसान है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो हम बनाने जा रहे हैं बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। आप देखें आपका जो फोटो सेंसिटिव मेटल है इसके ऊपर जब एक फोटोन आके गिरता है तो ये फोटोन अपने साथ कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आता है जिसे हम इंसिडेंट एनर्जी के नाम से जानते हैं। सो दिस इज योर इंसिडेंट एनर्जी जो फोटोन के थ्रू मेटल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक, जैसा हम लोगों ने सीखा कि जब ये फोटोन इस मेटल के सरफेस पर आकर गिरेगा तो यहां से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। तो जो भी आपकी इंसिडेंट एनर्जी है वो यहां पर दो पार्ट में काम में आएगी। एक इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी बची है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में भी ये इंसिडेंट एनर्जी काम में आ रही है। इसको हम लिखते हैं के मैक्स। के मैक्स का मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी आके गिरी उसका कुछ पार्ट तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का काम में आ गया और बाकी जितना भी पार्ट बचा वो पूरा का पूरा क्या मिल गया, उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल गया। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन की हो सकती है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, के मैक्स बोल रहे हैं। अब आप देखो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो वर्क फंक्शन के बराबर होती है। तो इतनी एनर्जी आके गिरी वो इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो बताओ आप ई आई की वैल्यू किसके को लिख सकते हो, 5 प्लस के ई मैक्स के लिख सकते हो ना। ये जो इक्वेशन बना यही आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखना शुरू करें कि द एनर्जी इंसिडेंट on the metal surface is used up into two parts. First is to eject the electrons out of the surface of metal in form of वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन की फॉर्म में आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, मेटल के सरफेस से बाहर निकालते हो। और दूसरा टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, जो आपकी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 प्लस के मैक्स होना चाहिए। इसी इक्वेशन को हम किसके नाम से जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको इक्वेशन याद रखना है, फिर इसको हम अलग अलग फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। बट अगर आप ये बेसिक इक्वेशन याद रखोगे तो इसके न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक चीज, दूसरा जब आप इस इक्वेशन को यूज करो तो यहाँ पर यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना। आप गलती कहीं करो ना करो, यूनिट्स में यहाँ पर आप जरूर गलती कर सकते हो। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। EI, फाई, के तीनों के यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम, या तो तीनों ही जूल में होने चाहिए या फिर तीनों ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर होने चाहिए। तो यूनिट्स का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। अच्छा, अब आप देखो इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। EI है इंसिडेंट लाइट की एनर्जी। अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है न्यू तो बताओ हम EI की जगह क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। फाई की जगह देखो हम एच न्यू नॉट लिख सकते हैं, जहां पर न्यू नॉट आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, के मैक्स बन जाएगा। या फिर आप चाहो तो इसे वेवलेंथ की फॉर्म में लिख सकते हो, hc अपॉन लैम्डा इंसिडेंट इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स। तो किसी भी फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन ये वाली जो फॉर्म है ये आपके बहुत काम में आती है, बहुत ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ थोड़ा सा काम, ये h से डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो न्यू इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये ऐसा कर लो, के मैक्स की अगर आप यहाँ पर वैल्यू लिखो तो देखो के मैक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो आप ध्यान से देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी पर। देखो वर्क फंक्शन तो मेटल का फिक्स है, अब अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा है तो ये तो उतना ही पार्ट काम मिलेगा, तो बाकी जो एनर्जी होगी वो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगी। यानी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी के मैक्स की वैल्यू भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसी चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इस फोटो इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो अगर मैं के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाऊं तो देखो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इधर तो हम लेकर चल रहे हैं के मैक्स और इधर हम लेकर चल रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का, दिख रहा है ना आपको, के मैक्स की जगह मैंने लिख लिया y, ये वेरिएबल न्यू इसकी जगह लिख दिया x, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी टाइप का एक ग्राफ बन रहा है। बताओ ये ग्राफ किसको डिनोट कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप पॉजिटिव होगी और इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। अगर आप इसे नीचे की तरफ एक्सटेंड करें तो देखें ये इसको यहां कहीं कट करेगा, तो जहां ये कट करेगा वो वैल्यू होगी एच न्यू नॉट के बराबर, और इसकी जो स्लोप होगी, स्लोप बताओ वो स्लोप किसके बराबर होगी, एच के बराबर होगी। तो ये आप ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा सकता था, ग्राफ बनाकर दे देगा और बोलेगा बताओ स्लोप किसके बराबर होगी, तो इसकी स्लोप किसके बराबर होगी, एच के बराबर होगी। बोलो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, एक इसको इस फॉर्म, तो आप ये याद रखो, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है तो ई की जगह एच न्यू और फाई की जगह आप क्या लिख सकते हो, एच न्यू नॉट लिख सकते हो। चलिए इसे आप कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर मैं आपको इस इक्वेशन को यूज करना सिखाता हूं। तो ये तो आपने सीख लिया है कि फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, और ये फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच में आपने ग्राफ भी देख लिया है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। सबसे पहली जो चीज है दैट इज, मैं शायद पहले बोल चुका हूं कि एक फोटोन अगर आके गिरेगा तो सिर्फ एक ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अभी हम ना आगे चल के एक टॉपिक पढ़ेंगे फोटो करंट, वहां पर इस कंसेप्ट को हम यूज भी करेंगे। कभी भी एक फोटो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन एक से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकाल सकते। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फोटोन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जाके टक्कर मारता है और फिर उसको बाहर निकालता है, तो वो नॉकआउट करता है उसको। तो इसका मतलब एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है, एक से ज्यादा को नहीं निकाल सकता है। दूसरा, फोटोन के टकराने में और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में कोई टाइम लैग नहीं होता है। जैसे ही फोटोन टकराया, एज सून एज अगर उसकी एनर्जी सफिशिएंट है तो उसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, इनके बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, हर फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के बराबर नहीं होती। हाँ जी, ध्यान दें, आपने देखा होगा कि जब हमने फोटो इफेक्ट देखा था तो मैंने यहां पर एक बैटरी लगा रखी थी, ठीक है। यहां से लाइट आके गिरी थी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो हमने एक बैटरी लगा रखी थी। वहां हमने डिस्कस नहीं किया कि बैटरी हमने क्यों लगा रखी। ये बैटरी हमने इसीलिए लगा रखी है, देखो वो फोटो इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के बराबर है, वो तो क्या होंगे, अपने काइनेटिक एनर्जी की वजह से कैथोड से एनोड पहुंच जाएंगे। लेकिन कई इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स से कम होगी, कईयों की बहुत कम होगी, तो वो बेचारे चलना शुरू करेंगे और बीच में ही मर जाएंगे। तो ये बीच में ना मरे, ये पूरा एनोड तक पहुंचे, उसके लिए हमने क्या लगा रखी है, बैटरी, ताकि एज सुन एज इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता है, या तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से या फिर इस बैटरी के फोर्स की वजह से क्या होगा, मूव करेगा और सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें, हर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के बराबर नहीं होती है। कई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स के बराबर होगी, और कई ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी के मैक्स से कम होती है। समझ गए? तो ये तीन चीजें आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पता होनी चाहिए, ये अपने घूमते फिरते कहीं ना कहीं काम में आती रहेंगी।
सही, चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स के साथ और देखते हैं पहला क्वेश्चन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखें क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द वर्क फंक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी मेटल इज 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ इतना nm स्ट्राइक्स। सिंपल है, पहली चीज तो आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। तो देखो मैंने बताया था फाई का फॉर्मूला क्या होता है, hc/λ0। तो देखो फाई दिया हुआ है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, hc के लिए उसने खुद ही आपको लिख कर दे दिए 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, और आपको λ0 कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप λ0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आई थिंक ये आपको 4000 एंगस्ट्रॉम मिल जाएगा। सही है, कर सकते हैं। ये तो हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ 300 nm फॉल। तो देखो जब 300 nm का रेडिएशन फॉल कर रहा है तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी किसकी इक्वल होगी, hc/λ के इक्वल होगी ना। तो रखो आप वैल्यू, hc की वैल्यू हो गई 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm अपॉन लैम्डा कितना है 300 nm। कैंसिल करो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगा। तो ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। अब आपको निकालनी है के ई मैक्स। तो अभी भी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा है कि भाई साहब ई आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 5 प्लस के ई मैक्स के बराबर होता है ना। तो रखें वैल्यूज, ये वैल्यू है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई की वैल्यू कितनी है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से आप इस इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम के निकाल सकते हो। तो बताओ के ई मैक्स की फाइनल वैल्यू कितनी होगी, 4.13 माइनस 3.1, 1.03 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस काइनेटिक एनर्जी से आपका फोटो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा। ये मैक्सिमम पॉसिबल है, इससे कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। बोलो समझ रहे इस बात को। चलिए, तो ये था अपना पहला सिंपल क्वेश्चन जो आपको बेसिक एप्लीकेशन सिखा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। आगे बढ़े, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखें आपके आंसर्स दोनों, और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए जी, मैंने एक आपको यूज करना सिखा दिया है, अब आप इस सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। हो गया। चलिए देखो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज का खेल है, आप थोड़ा सा लैंग्वेज पे फोकस करेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, द वेवलेंथ टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 200 nm। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने के लिए जो वेवलेंथ चाहिए वो है 200 nm, यानी आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पता है, λ0 की वैल्यू है 200 nm। बहुत बढ़िया, इसका मतलब हमें मेटल का वर्क फंक्शन पता है। अगर हम चाहें तो यहाँ से फाई के लिए निकाल सकते हैं hc/λ0। वो हम देख लेंगे जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, अभी मुझे इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझें कि एक मेटल है, मुझे उसका फाई पता है, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे कह रहा है कि यहां पर एक फोटोन आके गिरा जिसकी वेवलेंथ मुझे नहीं पता, वो आपको पता करनी है, सच दैट इससे जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी केई विद हाफ द काइनेटिक एनर्जी, ke/2 लिख लो, ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 120, यानी जब इसके ऊपर 120 nm की वेवलेंथ गिरी थी तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था उसकी कुछ के रही होगी। तो बताओ इस पे कितनी वेवलेंथ की लाइट आके गिरे ताकि जो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले उसकी काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले फोटोन की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाफ। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिपिक्ट करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको 2 बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाना है, एक बार इस वाली वेवलेंथ के लिए। तो आप देखें EI इज इक्वल्स टू क्या होता है 5 प्लस के। इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हो गई hc/120, फाई को फाई ही रहने दो, और ये वैल्यू किसके बराबर है, के के बराबर है। एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन hc/ नई वेवलेंथ मान लो है लैम्डा, फाई तो उतना ही रहेगा क्योंकि मेटल सेम है, और अब काइनेटिक एनर्जी हो गई ke/2। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, दिस माइनस दिस कर दो। जैसे दिस माइनस दिस करोगे hc/120 माइनस hc/λ, ये बचेगा ke/2 के इक्वल। बोलो बचेगा। और अब आपको के की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका दिख नहीं रहा है मुझे। तो एक काम करो, फिर तो वैल्यूज तो कैलकुलेट करनी है,
कोई नहीं, आप रखो यहाँ वैल्यू, के ई की वैल्यू निकालो। तब तो ऐसा करो, फिर इतना भी क्यों करते हो, यहीं से सॉल्व कर लो। देखो एच सी अपॉन 120 इज इक्वल्स टू फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच सी अपॉन 200 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालो। सॉल्व कुछ मत करना, अभी भी कुछ सॉल्व नहीं करना, बस देख लो। तो यहाँ से एच सी कॉमन कर लिया, ये क्या बच जाएगा 1/120 माइनस 1/200। सही है ना। और अब इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रख दो। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगा, एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल्स टू फाई की जगह लिखोगे एच सी अपॉन 200 प्लस हाफ इंटू के की जगह क्या बन जाएगा, एच सी इंटू 1/120 माइनस 1/200। देखो एच सी कैंसिल, तो 1 लेमडा की वैल्यू कितनी बन गई, 1/200 प्लस ये कितना हो गया 1/240 माइनस ये बन गया हाफ इंटू 1/200। तो ध्यान दो 1/200 में से हाफ गया तो हाफ ही बचेगा। तो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 200 प्लस 1/240। सही क्या। तो ये कितना बन गया 1/400 प्लस ये बन गया 1/240। ये आ गई 1 लेमडा की वैल्यू। तो यहां से आप लेमडा की वैल्यू निकाल लो, वो आ जाएगा 400 इंटू 240 अपॉन 400 प्लस 240। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, 400 इंटू 240 ये कितना बन जाएगा 640। 0 से 0 गया, आप इसे उड़ाओ 8 से। तो 8 8 ज़ा 64, 8 3 ज़ा 24, 8 5 ज़ा 40। तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 150 nm। इतनी वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंसिडेंट होनी चाहिए, तभी जाकर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 120 nm वाली वेवलेंथ की काइनेटिक एनर्जी की हाफ होगी। तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक ही तरीका है, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और आप यहाँ से लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो कर सकते हैं। तो ये था आपका छोटा सा एप्लीकेशन पार्ट, जो कि आपने किसके ऊपर देखा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। सही है। चलिए अब हम बढ़ते हैं इससे आगे और बात करते हैं कंडीशंस टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसकी बात कर रहे हैं, कंडीशन टू शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हेडिंग डालें नेक्स्ट। ये कॉपी तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके फटाफट से कर लो। देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा। तो एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है, आपके पास ये एक मेटल है, इस मेटल की सरफेस के ऊपर आकर लाइट गिर रही है। तो लाइट अपनी कुछ एनर्जी लेकर आ रही है, जिसको आप एच न्यू से लिख सकते हो। यहां से इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना है। एक बार आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो या तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर जाएगा, या फिर जो आपने बैटरी लगा रखी है उस बैटरी की पावर से क्या करेगा, वो मूव करेगा। मतलब आपको सिर्फ लाइट की इतनी एनर्जी चाहिए कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, और वो जो एनर्जी वो फाई के बराबर होती है। तो आप देखो कंडीशन, अगर लाइट की इफ इंसिडेंट लाइट की एनर्जी फाई से कम है, या फिर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, न्यू इज लेस देन न्यू नॉट है, देन नो फोटो इलेक्ट्रॉन will be ejected and hence photoelectric effect will not be observed। और फिर आपको फोटो इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। यानी अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट से कम है या इंसिडेंट लाइट की एनर्जी फाई से कम है, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो किस कंडीशन में होगा, जब ई आई की वैल्यू फाई के बराबर या उससे ज्यादा हो और न्यू की वैल्यू, न्यू इंसिडेंट की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर या उससे ज्यादा हो। तो इस केस में क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व। तो मिनिमम कंडीशन इज आपका जो इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है, फोटोन आके गिर रहा है, उसकी एनर्जी फाई से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। सेम चीज इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के बराबर या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा,
अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो अब इस कंडीशन का कई तरीके से यूज किया जा सकता है। एक बार जेईई में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, वो क्वेश्चन तो मैं भी आपसे डिस्कस करता हूँ। बट मान लो मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे पास एक मेटल है, उसका फाई की वैल्यू है लेट से कुछ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। उसने मुझसे कहा कि इसके ऊपर एक लाइट आके गिरी 300 nm वेवलेंथ की, बताओ निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ठीक, तो आप देखो सबसे पहले आपको कंडीशन चेक करनी चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आपको सॉल्व करोगे तो दिख जाएगा, लेकिन फिर भी देखो लाइट कितने nm की आके गिर रही है, 300 nm। तो आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकालो, वो कितनी हो जाएगी, hc अपॉन लैम्डा, तो 1240 अपॉन 300 nm, ये वाली आ जाएगी 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। नहीं होगा तो निकलने वाले काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। जब फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकला तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, समझना आप इस चीज को। तो बहुत सिंपल है, अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो ये तो हुई कंडीशन, ठीक है, ये आपने कॉपी कर ली। चलिए इसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपसे जेईई 2011 के अंदर पूछा गया है। देखें क्या क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल्स इज लिस्टेड बिलो, द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ 300 nm वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल इज। आपको नंबर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, वो नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आपको उन मेटल्स का नंबर बताना है जो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकती है। ट्राई करें। हो गया, चलिए तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखो यहां पर आपको करना क्या था, 300 nm की वेवलेंथ की लाइट गिर रही इन मेटल्स के ऊपर, ठीक है ना, और आपको क्या करना है, यहां पर वर्क फंक्शन दिया हुआ था और आपको उन मेटल्स का नंबर बताना है जो कि फोटो इफेक्ट शो करेंगे। तो आप देखो इंसिडेंट एनर्जी यहां पे पता कर लो, इंसिडेंट एनर्जी कितनी हो जाएगी, hc अपॉन लैम्डा, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू nm अपॉन कितना हो जाएगा 300। देखो इसको सॉल्व कर लो, ये वैल्यू आपको मिल गई 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, सही ना, 3 4 से 12, हाँ ठीक है, 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। अब यह है इंसिडेंट एनर्जी। तो देखो आप ये देखो आपके पास अवेलेबल एनर्जी इतनी, इसमें क्या कुछ लोग सिली मिस्टेक करते हैं, उल्टा सोच लेते हैं, है ना, उल्टा नहीं सोचना है। आपको ऐसे देखना है एनर्जी अवेलेबल है इतनी और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए इतनी, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, क्योंकि निकालने के लिए चाहिए इतनी और अवेलेबल है इतनी। यहां से नहीं निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा, यहां से भी नहीं निकलेगा, यहां से भी नहीं निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 2 3 4 4 मेटल से निकलेगा और ये चारों ही यहां पर क्या शो करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखें आप, 6 मार्क का क्वेश्चन था, आसान सा, सही है। चलिए तो इसके बाद अब हम चलते हैं आगे। हमने अभी तक ये देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने की कंडीशन क्या होती है, और हमने एक इक्वेशन सीखा जिसे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। देखिए ये भी एक बहुत ही काम की चीज है, इससे आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। V0 से हम इसे डिनोट करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नाम से पता लग रहा है किसी ना किसी चीज को रोकने वाला है। तो ये किसको रोकने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखें। आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है उसमें क्या होता है कि आपकी ट्यूब है, ठीक है, ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है, ठीक। तो कैथोड से एनोड क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और अपनी काइनेटिक एनर्जी से क्या करता है, ये मूव कर कर एनोड की तरफ जाता है, जिससे सर्किट के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अभी तक हम देखें तो हमने कैथोड को बना रखा था पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनोड को बनाया हुआ था नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये इधर से इधर मूव कर रहा है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं क्या करना चाहता हूं, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं ताकि ये एनोड तक ना पहुंच पाए
उससे क्या होगा, मैं फोटो करंट को कंट्रोल कर सकता हूं। मैं जितने इलेक्ट्रॉन को चाहूं उतनों को ही कैथोड से एनोड पहुंचने दूंगा, बाकी सबको मैं क्या कर सकता हूं, रोक सकता हूं, और फोटो करंट के अमाउंट को क्या कर सकता हूं, कंट्रोल कर सकता हूं। तो सेम वही फंडा हमें यहां पर यूज करना है। इलेक्ट्रॉन यहां से चला और मैं चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन एनोड तक ना पहुंचे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी अब मुझे एनोड को बनाना पड़ेगा नेगेटिव, और सॉरी कैथोड पहले तो पॉजिटिव था ना, हाँ ठीक है, आपको एनोड पॉजिटिव था आपका और कैथोड नेगेटिव था, ठीक है। अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, एनोड को आपको बनाना पड़ेगा नेगेटिव और कैथोड को बनाना पड़ेगा पॉजिटिव। यानी ये आपको कंडीशन बनानी पड़ेगी। पहले कंडीशन उल्टी थी, कैथोड नेगेटिव था, एनोड पॉजिटिव था। अब आपको एनोड को नेगेटिव बनाना होगा, तो उससे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिवली चार्ज, ये अब नेगेटिव प्लेट की तरफ जाना बंद कर देगा। समझ रहे हो इस चीज को? लेकिन वो एकदम से बंद नहीं करेगा, आपको इस पोटेंशियल की कोई ना कोई एक वैल्यू लगानी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्या है, अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आपको यहां पर कुछ वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, और वो जो वोल्टेज आपको अप्लाई करना पड़ता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। देखिए अभी 11th क्लास में अगर आप हैं तो आपने चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अगर आप 12th और 13th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपने फिजिक्स में ये सब चीज़ें सीख ली होगी कि एक मूविंग चार्ज को रोकने के लिए आपको उसके ऊपर रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। तो जितना रिवर्स पोटेंशियल आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो देखें सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाइड to stop the most energetic। इस चीज का आप ध्यान रखें, हम उस इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं जिसके पास ke max के बराबर एनर्जी है। क्योंकि देखो अगर मैंने मोस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी वाले फोटोन को, इलेक्ट्रॉन को रोक दिया तो फिर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूं। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो मैंने 50 kg का वेट उठा दिया सिर के ऊपर, तो 50 से नीचे 40, 30, 20 में सबको उठा सकता हूं ना। हाँ, तो हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर मैं उस पोटेंशियल को लगाकर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक सकता हूं तो मैं फिर किसी भी इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचने से रोक सकता हूं। तो वही मैं काम कर रहा हूं, टू स्टॉप द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग टू एनोड, रीचिंग टू एनोड फ्रॉम कैथोड। ठीक, तो इसी पोटेंशियल को हम किसके नाम से जानते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अब आप देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम रिलेट करने जा रहे हैं, इसको हम इंक्लूड कर देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में। ध्यान देना, फिजिक्स के हिसाब से इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए इस बैटरी को, इस एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या करना पड़ा होगा, काम करना पड़ा होगा। सो द एक्सटर्नल वोल्टेज या द रिवर्स वोल्टेज do work on the electron to stop it, and from work energy theorem, या फिजिक्स में पढ़ोगे, नहीं भी पढ़िए तो भी कोई बात नहीं है, मैं आपको ऐसे बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन चल रहा था, इसको आपने रोक दिया तो आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी को सीधा सा पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको रोकने के लिए इलेक्ट्रिक वर्क करना पड़ा होगा, इस वोल्टेज ने क्या किया होगा, वर्क किया होगा। तो इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुकी होगी, वर्क के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होगी। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। आप सिंपल क्या बोलोगे कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ वो किसकी इक्वल होगी, वर्क डन बाय अप्लाइड वोल्टेज के। अब देखो जैसे अप्लाइड वोल्टेज का यहां पर वर्क देखोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई, फाइनल एनर्जी है 0 और इनिशियल थी ke max। दिस शुड बी इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, Q इंटू V। तो Q कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लिखते हैं E और स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V0। तो देखो यहां से आप ke max और स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या कर सकते हो, आपस में रिलेट कर सकते हो। और जैसे आपने इन दोनों को आपस में रिलेट किया, बताओ हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था, EI इज इक्वल्स टू 5 प्लस ke max। तो अब आप क्या कर सकते हो, ke max की जगह EV0 लिख सकते हो, और अब हमारा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, EI इज इक्वल्स टू 5 प्लस EV0।
चलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप क्या है कि जब भी आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप यहां पर सारी वैल्यूज को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करें। यानी इंसिडेंट एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फाई भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ध्यान दो, ईवी 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 ई ई कैंसिल, आपको डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट वोल्ट्स के टर्म्स में मिल जाएगी। इसलिए जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना हो, एक चीज तो आप ये ध्यान रखें, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे उससे और समझ लेंगे। चलिए दूसरी बड़ी ही काम की चीज EI, बताओ इंसिडेंट एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू लिख सकते हैं ना। फाई को बताओ हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू नॉट प्लस ये क्या बन गया, ईवी नॉट। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट जो है, वी नॉट वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं ई से डिवाइड करके इसको h बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई लिख सकता हूं, और लिख सकता हूं ना। तो देखो दो वेरिएबल है, एक वी नॉट और एक न्यू। वी नॉट न्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं that would be between stopping potential and incident light की frequency। देखो ये y एक्सिस की तरफ लिख सकता हूं y, ये x एक्सिस की तरफ इसकी जगह लिख सकता हूं x। तो ये बनेगा y इक्वल टू mx माइनस c। बोलो बनेगा। तो ये ग्राफ कैसा बना, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट नेगेटिव है। ये जो आपका इंटरसेप्ट है ये माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई के बराबर होगा, और इस लाइन की जो स्लोप है, स्लोप बताओ वो किसके बराबर होगी, h बाई ई के बराबर होगी। याद करो हमने सेम ऐसा ही ग्राफ काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाया था, लेकिन दोनों ग्राफ्स में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है और उसे आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देखें काइनेटिक एनर्जी और उसमें ग्राफ बनाया तो ग्राफ का नेचर सेम था, बस ये जो इंटरसेप्ट था ये माइनस एच न्यू नॉट था, यहाँ माइनस एच न्यू नॉट बाई ई है, और इस लाइन की जो स्लोप थी वो h थी, जबकि यहां पर स्लोप कितनी है, h बाई ई है। देखो अगर आप इन दोनों की स्लोप का रेशियो निकालो तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच में, दूसरा ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच में। दोनों ही ग्राफ आपको ठीक से रीड करने आने चाहिए। कर सकते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। चलिए तो पहले तो आप ये पार्ट कॉपी करें, फिर मैं आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पे एक क्वेश्चन करवाता हूं और बताता हूं कि कैसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को यहां पर यूज कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए एक छोटे से क्वेश्चन से, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ यूज करना सिखा रहा हूँ, फिर इसके हम और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल विद फाई इज इक्वल्स टू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन दिया है, कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड। तो कुछ भी नहीं करना है, पहले तो आप इंसिडेंट लाइट की एनर्जी निकाल लो। तो 1240 अपॉन 400, तो वैल्यू आ गई 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। वर्क फंक्शन आपको पहले से ही कितना दिया हुआ है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लगाओ EI इज इक्वल्स टू, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इज इक्वल्स टू फाई 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस EV नॉट। देखो E कैंसिल, V नॉट के लिए डायरेक्ट आपको मिल गई 0.8 वोल्ट्स। कर सकते हैं ना। अब अगर उसने जूल में पूछा है तो ठीक है, फिर तो आपको वैल्यूज जूल में ही रखनी पड़ेगी, फिर हम और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन जनरल जूल दिया हो तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके लिख लो, कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी और कोई बात नहीं है। बाकी तो आपको इक्वेशन में वैल्यूज रखनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ गए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन को एनोड से पहुंचने तक रोकने के लिए जो हमें पोटेंशियल लगाना होता है उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। कर सकते हैं ना। चलिए, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सीखने के बाद हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टर्म पर, जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, कैसे हम इंटेंसिटी से डील करते हैं, आओ सीखते हैं, फिर इसका इफेक्ट देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पर और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर। चलिए जी, इंटेंसिटी नाम तो आपने सुना होगा। इंटेंसिटी को हम यहां I से डिनोट करते हैं।
अगर मैं इंटेंसिटी की बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। क्या? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी आकर गिरेगी उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। यानी इंटेंसिटी आई का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एरिया इनटू टाइम। ठीक, अब यहां पर क्या हो रहा है, किसी मेटल पर अगर एनर्जी आकर गिर रही है तो वो फोटॉन्स के टर्म्स में आके गिर रही है। मान लो इस मेटल पर n फोटॉन्स आकर गिरे। कितने फोटॉन्स आकर गिरे? n फोटॉन्स, जिनकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो बताओ एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो जाएगी? I को आप क्या लिख सकते हो? n इंटू एच न्यू अपॉन एरिया इंटू टाइम। बोलो, लिख सकते हो। यहां से मुझे दो वेरिएबल चीजें दिख रही है, एक नंबर ऑफ फोटॉन्स और एक फ्रीक्वेंसी। यानी इंटेंसिटी को आप दो तरीके से बढ़ा सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाकर। देखिए, हम केमिस्ट्री में फ्रीक्वेंसी को क्या रखते हैं? फिक्स। फिजिक्स के अंदर तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फोटोन दोनों को चेंज कर लेता है। लेकिन हम केमिस्ट्री के अंदर जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको बदलते हैं? नंबर ऑफ फोटोन्स को। सो कीपिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट कांस्टेंट। ठीक, तो बताओ जो आपकी इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? n, विच इज कॉल्ड नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अब देखें, अगर आपने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई, मतलब आपने नंबर ऑफ फोटोन्स क्या हो दिए? बढ़ा दिए। तो आपसे सिंपल ऐसा बोल देगा कि इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो आप उसका मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे, आप क्या बढ़ाओगे? नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाओगे। समझ रहे हैं इस चीज को? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम देखो काइनेटिक एनर्जी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंसी देखने वाले हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है भी डिस्कस करते हैं उस चीज को। इंटेंसिटी के साथ साथ ही मैं आपके सामने एक और टर्म डिफाइन करना चाहता हूं जिसे हम लोग बोलते हैं फोटो करंट। फिर एक साथ सबका डिस्कशन करते हैं। देखो, फोटो करंट, स्मॉल आई। फोटो करंट क्या होगा भाई? आप देखें, आपके पास एक मेटल है, उस पे फोटोन आकर गिर रहे हैं और उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा। जैसा कि मैंने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया था कि अगर n फोटॉन्स आकर गिरे, कितने फोटॉन्स आकर गिरे? n फोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने बाहर निकलेंगे? n। अगर आप फोटो करंट कैलकुलेट करना चाहते हो I, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज बताओ यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? n। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो बताओ n इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? Ne। तो यहां से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? फोटो करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सही है ना? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताऊं, वैसे यहां यूज नहीं आता है, बट फिर भी मैं आपसे बोलूं कि एक पावर सोर्स है 150 वॉट का, ठीक है, वो एक मेटल पर आकर गिर रहा है और उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, बोल दिया मैंने। बताओ फोटो करंट कितना होगा? तो देखो, जितने फोटोन आकर गिरे उतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो बेसिकली आप ये निकाल लो कि उस सोर्स से पर यूनिट टाइम फोटॉन्स कितने आ रहे होंगे। तो देखो, पावर का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एन एच न्यू अपॉन टी। अगर आपको इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पता है तो बताओ क्या आप वहां से n बाई टी के लिए निकाल सकते हो? मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि आने वाले लाइट की फ्रीक्वेंसी है 3 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। h की वैल्यू आपको पता ही है, यहां से आप n बाई टी निकाल लो। ये तो आया, n बाई टी क्या आएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। उसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगी? फोटो करंट की वैल्यू मिल जाएगी। समझ रहे हैं? तो कभी भी आपको फोटो करंट निकालना हो तो ये ध्यान रखना, जितने फोटोन इंसिडेंट होंगे हम ये मानकर चलते हैं कि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे होंगे? बाहर भी निकल रहे होंगे। मैंने आपको लिखवाया भी था, हर एक इंसिडेंट केपेबल फोटोन के लिए, केपेबल जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सही है ना? खैर, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये क्योंकि देखो ये फिजिक्स का पार्ट है। इन जनरल केमिस्ट्री में फोटो करंट का यूज नहीं करता है, इसलिए मैं उस पर इतना स्ट्रेस भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको समझा दिया है, जो काम की चीज़ है वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको फोटो करंट की वैल्यू मिल गई कि भाई फोटो करंट आई किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर। ये चेंज होगा तो फोटो करंट चेंज होगा, अदरवाइज फोटो करंट चेंज नहीं होगा।
समझ गए? तो इन दो टर्म्स को सीखने के बाद अब हम सीख सकते हैं कि किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फोटो करंट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है, तो कैसे करता है और उनका वेरिएशन क्या होता है। तो आओ पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लिख लिया आपने? जल्दी लिखो। चलिए हेडिंग डालें आप नेक्स्ट, दैट इज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो करंट। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज की अगर मैं बात करूं, मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी की। तो देखें, आपने फॉर्मूला पढ़ा था के मैक्स वाला। के मैक्स किसके इक्वल होता है? इंसिडेंट लाइट की एनर्जी माइनस एच न्यू नॉट के, पढ़ा था ना? तो आपको साफ साफ दिख रहा है। पहले हम देख रहे हैं इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से बात कर रहे हैं, तो किसी भी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे देखो डिपेंड कर रही है। सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल हम के मैक्स की जगह ईवी नॉट लिख सकते हैं, तो जो आपका ईवी नॉट है वो भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर ही डिपेंड कर रहा है। बोलो कर रहा है ना? तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन किसके साथ वेरी करते हैं? वेरी लीनियरली with frequency of incident light। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने दो ग्राफ बनाए थे, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। अगर आप काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाओ तो बताओ ग्राफ कैसे बनता है? हाँ वेरी गुड, याद है आपको? ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, इसका इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? माइनस एच न्यू नॉट, और इंपॉर्टेंट चीज इसकी स्लोप किसके बराबर होगी? एच के, है ना? सीखा था यही। चलिए दूसरा, अगर आप यही ग्राफ स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी में बनाओ तो ग्राफ का नेचर तो ये आएगा, लेकिन इस बार जो इस ग्राफ की स्लोप आएगी, हाँ वेरी गुड, वो h बाई ई के इक्वल आएगी। तो देखें, ध्यान रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मत बोल देना। काइनेटिक एनर्जी और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होती है जब ये टर्म नहीं होता। दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन, लीनियरली वेरी करेगी। सही है। चलिए अब मूव करते हैं अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज इंटेंसिटी। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी? तो मैंने आपको बताया हमारे पास ये इंटेंसिटी का मतलब क्या है, हम नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स चेंज कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये एक मेटल प्लेट है इस पर एक फोटोन आके गिरा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का। ध्यान से सुनना, मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना? बताओ उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी ना? तो अब ये इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से जा रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी बढ़ा दी। एक की जगह 2 फोटोन गिरा है बढ़ गया ना, इंटेंसिटी डबल हो गई, 2 फोटोन हो गए। अब बताओ जो अगला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितने से निकलेगा? हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा चलो मैंने एक फोटोन और बढ़ा दिया, बताओ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन से निकलेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो, अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा रहा हूं तो क्या उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना। तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होती है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मतलब अगर आप यहां पर काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ एक इस तरह की कांस्टेंट लाइन बनेगी। क्या बनेगी? कांस्टेंट लाइन बनेगी। मतलब इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। जब तक आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाओगे तब तक काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों ही चेंज नहीं होंगे। बोलो समझ में आ रहा है? इसी तरह
तीसरा वेरिएशन, जो थर्ड हमारा वेरिएशन है, दैट इज ऑफ फोटो करंट। किसका? फोटो करंट का। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई फोटो करंट आई N/T इंटू ई के इक्वल है। तो अब दिख रहा है अगर आप लाइट की इंटेंसिटी चेंज करोगे तो फोटो करंट भी क्या होगा? चेंज होगा। लेकिन यहाँ के ग्राफ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट है वरना आप इसमें मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ बिटवीन फोटो करंट आई एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से देखना, ये एक मेटल प्लेट है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है मान लो 5 किलोहर्ट्ज, और इस पर लाइट आकर गिर रही है 3 किलोहर्ट्ज की। बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा ना। तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब जब तक इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू को क्रॉस नहीं करती है तब तक तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड नहीं होगा। तो मान लो ये पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट को दिखाता है, ठीक है, सॉरी आई नहीं न्यू है, इंटेंसिटी तो अब आएगी, ठीक है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो आपका फोटो करंट कितना होगा? 0 होगा इस पॉइंट तक। इसके बाद मान लो ये 5.1 किलोहर्ट्ज हो गई तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। मान लो मैंने अभी बैटरी नहीं लगा रखी है तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से कैथोड से कहां मूव करेगा? एनोड। तो देखो जैसे ही जस्ट 5 को क्रॉस करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा, पर हो सकता है उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी ना हो कि वो आगे तक पहुंच सके। समझ रहे हैं इस चीज को? तो ये इससे थोड़ा सा और आगे जाएगा। हाँ, अगर हमने बैटरी लगा रखी है, हम बैटरी लगाते इसीलिए हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो निकलते ही आगे पहुंच जाए, तब तो ऑलमोस्ट यहीं से शुरू हो जाएगा। बट अभी मैं विदाउट बैटरी का केस लेकर चल रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? ये V0 के पॉइंट को थोड़ा सा और क्रॉस करेगा। अब आप ध्यान से समझना, मान लो इस पॉइंट के बाद इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचने लग गए। मान लो मैंने 100 फोटॉन्स गिराए हैं, अब 100 इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलेंगे, आइडल केस लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, जस्ट एक मोमेंट पहले यहां 100 फोटोन गिर रहे थे लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा था, तो फोटो करंट था कितना? 0। अब अगले ही मोमेंट पर यहां पर 100 फोटोन आकर गिरे और 100 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और 100 के 100 इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच रहे हैं। तो अगले ही मोमेंट पर एकदम से 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट होगा, मतलब ये ग्राफ एकदम से ऐसे राइज होगा। सही है, 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अब 100 इलेक्ट्रॉन के बराबर करंट आ चुका है। अब बताओ, अभी 100 इलेक्ट्रॉन निकले ना, बताओ अगले मोमेंट पर फिर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 100, फिर उनकी वजह से करंट फ्लो होगा, फिर 100 100 100 चलता रहेगा। मतलब 100 वाली वैल्यू पर करंट आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, क्योंकि अभी लाइट की इंटेंसिटी फिक्स है कुछ I1। समझ रहे हो? अब मैंने क्या किया? अब मैंने मान लो करंट इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। किसको चेंज कर दिया? इंटेंसिटी को। तो कैसे चेंज किया? मैंने क्या किया, अभी 100 फोटोन आके गिर रहे थे ना, अब मैंने इसके ऊपर एकदम से बढ़ाकर 200 फोटोन्स बढ़ा दिए। ध्यान देना, अभी एक मोमेंट पर 100 फोटोन आ रहे थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब अगले ही मोमेंट पर 200 फोटोन्स आ रहे हैं, 200 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो करंट फिर से एकदम से राइज होगा। किस वैल्यू तक? 200 इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज तक, और फिर 200 पर कांस्टेंट हो जाएगा। इंटेंसिटी आप फिर बढ़ाओगे, करंट आपका क्या होता जाएगा? और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे वैसे ही क्या होता है? आपका फोटो करंट भी इंक्रीज होता है। तो ये था वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फोटो करंट विद व्हाट? विद फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी। ये सब आपको पता होना चाहिए, आपसे डायरेक्टली ये सब पूछा जा सकता है। कॉपी करें। फिर देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सीखने के बाद अब हम एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। ऑल्दो ये टॉपिक आप फिजिक्स में यूज करते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आपको इसके बारे में होना चाहिए। दिस टॉपिक इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। तो अब हेडिंग डालें नेक्स्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसको आप समझने की कोशिश करें। क्या होता है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कोई चीजें रखी हुई है, ठीक है, जैसे एक मेटल ब्लॉक रखा हुआ है मान लो, ठीक है, तो ये मेटल ब्लॉक क्या होता है? अपने सराउंडिंग्स के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये क्या कर रहा है? किसी भी गिवन इंस्टेंट पर, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे कुछ रेडिएशंस को क्या कर रहा होता है? एब्जॉर्ब कर रहा होता है।
तो अगर ये रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ क्या करता है, रेडिएशंस एमिट भी करता है। अब ये रेडिएशंस आपको दिखाई दें वो जरूरी नहीं है, ठीक, क्योंकि हम तो सिर्फ कौन सी रेंज में देख सकते हैं, विजिबल रेंज के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो रेडिएशन ये सब्सटेंस ये ऑब्जेक्ट एमिट करता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर लो है, एट लो टेम्परेचर्स, तो एट लो टेम्परेचर्स ये जो आपके रेडिएशंस होते हैं, दीज रेडिएशंस आर इन इंफ्रारेड रीजन। कौन सी रीजन में होते हैं, इंफ्रारेड रीजन में होते हैं। और क्योंकि हम इंफ्रारेड रीजन की वेवलेंथ्स को देख नहीं सकते, हमारी आईज उनके लिए डिजाइन नहीं है, तो हमें मोस्टली ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, ग्रे दिखाई देते हैं या फिर ब्लैक दिखाई देते हैं। एक आयरन की रॉड ले लो, लेकिन जैसे जैसे आप इसे हीट करना शुरू करते हो तो हीट करने पर क्या होता है, जो आपके रेडिएशंस निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ चेंज होना शुरू होती है। वो वेवलेंथ्स और छोटी होती जाती है, क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो देखो आप जैसे एक आयरन ऑब्जेक्ट को हीट करते हो तो हीट करने पर पहले आपको रेड कलर का दिखाई देता है, फिर उसे आप और हीट करो फिर आपको ब्लू, फिर व्हाइट, इस तरह से आपको उसके कलर चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बेसिकली वो ऑब्जेक्ट जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखें ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की अगर हम बात करें, परफेक्ट ब्लैक बॉडी is an object which can absorb all the radiations incident on it। ठीक, तो सबसे पहली चीज अगर आप एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एग्जांपल देखना चाहें, ऑल्दो रियल लाइफ में एज सच कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल नहीं होता, लेकिन जो ब्लैक होल होते हैं जो स्पेस में मिलते हैं वो एक ब्लैक बॉडी के परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन हम एक डिजाइन कर सकते हैं, सपोज आपके पास एक क्यूब है, इस क्यूब के इंटरनल फेसेस को आपने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है और इसकी सरफेस पर एक छोटा सा होल कर दिया है। अब क्या हो, एक लाइट रे या रेडिएशन इसके ऊपर आए अंदर, तो देखो ये रेडिएशन इसके अंदर ही घूमता रहेगा, इस रेडिएशन के बाहर निकलने के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम। तो इस होल के अंदर से जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो उसको ये पूरी तरह से क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब। तो ये एक थ्योरेटिकल एग्जांपल है किसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो पहली चीज, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे रेडिएशंस को क्या कर लेती है, एब्सॉर्ब कर लेती है। दूसरी चीज, एनी ऑब्जेक्ट at low temperatures emit radiations in infrared region, so it appears as black or gray। देखो क्या होता है ना, आपके पास ये जो कलर आपको दिखते हैं, जैसे आपको मेरी शर्ट का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है, तो इसका रीजन कुछ और है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं है। इन जनरल हम दो तरह के कलर देखते हैं। देखो क्या होता है, लाइट आके टकराती है और वो रिफ्लेक्ट होती है, तो एक तो आप रिफ्लेक्टेड वेव की वजह से क्या देख रहे हो, कलर देख रहे हो। हम उस कलर की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस बॉडी ने कुछ रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए और वापस से क्या किए, री एमिट किए। तो जब वो रेडिएशंस री एमिट कर रही है, तो एक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है उससे जो आपको उसका कलर दिखाई दे रहा है, हम उस एमिटेड रेडिएशन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जनरली क्या होती है, जब ये रेडिएशन एमिट कर रही है लो टेम्परेचर पर, तब तो आपको ब्लैक और ग्रे दिखाई देती है। ठीक, एज द ऑब्जेक्ट इज हीटेड या एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इट अपीयर्स रेड देन ब्लू, है ना, पहले रेड होगा, फिर रेड से क्या होगा, ब्लू होगा, और फिर ब्लू से क्या होगा, व्हाइट होगा। तो ये जो वेवलेंथ एमिट करता है, ये वेवलेंथ लगातार डिक्रीज होती जाती है। लोअर टेम्परेचर पर ये बड़ी वेवलेंथ एमिट करता है, फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वेवलेंथ जो एमिट कर रहा है वो क्या हो जाती है, छोटी होती जाती है। और जैसे ही देखो ये अल्ट्रावायलेट रीजन में जाएगा, फिर से हमें कैसा दिखने लग जाएगा, कलर के अंदर व्हाइट। ठीक, तो इस तरह से ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। डिटेल में तो आप इसे फिजिक्स के अंदर पढ़ोगे। यहाँ पर आप एक ग्राफ बनाते हैं, कर्व। ठीक, तो वो कर्व आपको अलग अलग टेम्परेचर पर वेवलेंथ दिखाता है। ठीक है, तो देखो इधर होती है आपकी इंटेंसिटी और इधर है वेवलेंथ। अलग अलग टेम्परेचर पर आप ग्राफ बनाओ तो देखो ये लोअर टेम्परेचर पर
हायर टेम्परेचर पर ग्राफ ऐसे शिफ्ट होना शुरू होता है और ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है। ये मान लो टेम्परेचर है अराउंड 1000 केल्विन, तो ये कुछ रेड कलर का होगा। ये टेम्परेचर मान लो अराउंड 2000 केल्विन, तो ये जो होगा आपके पास ब्लू वाली रेंज के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ठीक, मतलब ये ग्रीन के आसपास की रेंज जाएगी। मान लो 3000 केल्विन के आसपास ये आपको ब्लू कलर का दिखाई देगा। और जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या होता जाता है, शिफ्ट होता जाता है। ठीक, तो बस यही होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है क्योंकि हम लोग इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन नाम है तो आपको पता होना चाहिए। बाकी बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन दोनों ही लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपने इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी वो था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको फिजिक्स में और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप इसको डिस्कस कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के अगले पार्ट के साथ, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि इस चैप्टर की बैकबोन है। आगे आप जो भी कुछ पढ़ने वाले हो वो सब बोर्स एटॉमिक मॉडल से ही लिंक्ड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहाँ से आगे बढ़ते हैं।